गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? साथियों, आज हमारा जो सेशन है वो हमारा एमसीक्यू बेसिस पर है। करंट बैंकिंग का अफेयर्स जो है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग अच्छेलाल जी। गुड इवनिंग कीर्ति जी। आज हमारा जो सेशन है तो ये हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर है। एमसीक्यू टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस हैं और आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे एक एक करके। हम उन सभी सवालों को देखेंगे, उनका जवाब देखेंगे क्या होना चाहिए। तो आप सभी लोग जो है वो अपने पार्टिसिपेशन जरूर कीजिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन जरूर कीजिए और अपने आंसर को उसमें लगाइए। जब हम आंसर उसमें टिक करते हैं तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं और एग्जाम टाइम में ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि जनवरी 1 2026 से लिंकिंग ऑफ विच टू डॉक्यूमेंट बिकम मैंडेटरी फॉर मोस्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। यानी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उनमें से निम्न में से कौन से दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर दिए गए हैं। यहाँ पर पैन कार्ड और पासपोर्ट है, पैन कार्ड या आधार है, आधार और वोटर आईडी है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और पैन। यहाँ पर हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर पैन और आधार जो है वो मैंडेटरी है। अच्छेलाल अभिषेक जी भी बी के लिए कह रहे हैं, कीर्ति जी भी बी के लिए कह रहे हैं, हमारे अमित जी भी बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे सभी साथी जो हैं वो बी के लिए बोल रहे हैं। तो बी को हम लॉक करते हैं और देखते हैं ये सही है या नहीं। और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 1 जनवरी 2026 में जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैन जो है वो इनकम प्रूफ के लिए जरूरी है और एक हमारा ओबीडी चाहिए। उसमें से आधार जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। और इसमें हम क्या करेंगे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया। यानी आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? आधार से लिंक हो जाए हमारा पैन कार्ड तो उससे हमारा कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैंडेटरी पैन आधार लिंकिंग एम टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के पीछे लक्ष्य क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लाइंस, लोन डिफॉल्ट इंश्योरेंस, या फिर इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग। तो हमारे अभिषेक जी कह रहे हैं कि बी, ज्योति जी कह रहे हैं बी कि सर जो पैन कार्ड है अगर हम उसको आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो क्या होगा कि कस्टमर की जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाइड हो जाएगी और कंप्लाइंस हमारा पूरा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के लिए सभी साथी कह रहे हैं, सौरभ जी भी कह रहे हैं बी के लिए, बिजन जी, अभिषेक जी, ज्योति जी सभी बी के लिए बोल रहे हैं। बी को लॉक करते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों कि आधार कार्ड को जब हम पैन कार्ड से लिंक करते हैं तो इसका लक्ष्य होता है कि आइडेंटिटी जो प्रोसीजर है उसका वेरिफिकेशन और कंप्लाइंस इसको इम्प्रूव किया जा सके। यही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूजन अनाउंस इन अर्ली जनवरी 2026 अमाउंटेड टू अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर बात हुई है कि आरबीआई ने एक अनाउंस किया है कि जनवरी 2026 में वो लगभग कितना फंड जो है वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेगा। एक 1.89 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 10 लाख करोड़, या फिर 25,000 करोड़। यहाँ पर हमारे साथी में मतभेद हो गया है। ज्योति जी कह रही है 25,000 करोड़, मोटोरोला एज 50 फ्यूजन कह रहे हैं 50,000 करोड़, सौरभ जी कह रहे हैं बी। इसमें हमें ऑड मैन आउट करना है। आरबीआई ने अभी बताया 2026 में कि लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन किया जाएगा, है ना, लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी। तो उस लिक्विडिटी को इन्फ्यूजन करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए है 1.89 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 10 लाख करोड़, 25,000 करोड़। हमारे बिजन जी कह रहे हैं ए 1.89, ज्योति जी कह रहे हैं डी, अमित जी कह रहे हैं ए, अच्छेलाल जी कह रहे हैं ए, अभिषेक जी कह रहे हैं ए। तो ए के ऊपर मेजोरिटी आ रही है
कि 1.89 लाख करोड़ जो है वो आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा जनवरी 2026 में। इसको हम लॉक करते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों कि आरबीआई जो लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन करेगा वो करेगा 1.89 लाख करोड़ का। बहुत बड़ा अमाउंट है, देखिए कितना बड़ा अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन जनवरी 2026? तो निम्न में से किस ऑपरेशन में आरबीआई लिक्विडिटी का मैनेजमेंट करेगा? ठीक है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इंटरेस्ट रेट हाइक या फिर फॉरेक्स डिवेल्यूशन। ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी का मैनेजमेंट करेगा ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर ऑपरेशन की बात हो रही है लिक्विडिटी के मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है, ये हमारी हाईली वोलाटाइल जो सिक्योरिटीज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, महंगी धातु हो गई, कैश हो गया। तो ये हमारी क्या है, लिक्विडिटी है, ये हमारी लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं कि सर ओपन मार्केट ऑपरेशन होना चाहिए, इसमें गोल्ड का आदान प्रदान के लिए बहुत न्यूज चली है। समरिंदर दास जी भी ए के लिए बोल रहे हैं, ज्योति जी भी ए के लिए बोल रहे हैं, बिजन जी भी ए के लिए बोल रहे हैं, सभी साथी हमारे ए की तरफ जा रहे हैं। तो ए को लॉक करके देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये बिल्कुल सही जवाब है। जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू कर रहा है। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली में गोल्ड की खरीद और बेच कर रहा है, ठीक है। ये काफी अभी जनवरी में हमारे आरबीआई ने गोल्ड को बेचा भी है और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी किया है, जमा भी किया है और बहुत सारा ओपन मार्केट से निकाला भी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। फ्रॉम अप्रैल 1 2026 which new set of banking norms related to the digital deposit will come into effect? तो जो हमारा डिजिटल डिपॉजिट है उसमें से किस बैंकिंग नॉर्म्स को रिलेट किया गया है? जीरो सर्विस चार्जेस, स्ट्रिक्ट लिक्विडिटी बफर नॉर्म्स, सब्सिडाइज लोन इंटरेस्ट या फिर डिजिटल फीट करेंसी इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हमारे साथी कह रहे हैं, संजय जी कह रहे हैं ए। आप क्वेश्चन को समझिए, एक बार अपने क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिजिटल डिपॉजिट है या जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस डिजिटल ट्रांजैक्शन में बैंकिंग नॉर्म्स में अभी क्या हाल ही में चेंज किया गया, जिसके कारण कौन सा इफेक्ट आ रहा है? जीरो सर्विस चार्ज, यानी डिजिटल सर्विस देंगे तो क्या कोई चार्ज नहीं लगेगा, कि सर्विस चार्ज लेगा बैंक डिजिटल में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो लिक्विडिटी बफर नॉर्म्स यहाँ पर बोला गया, कि जो भी थर्ड पार्टी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करा रही है तो वो अपने पास एक सफिशिएंट फंड रखेगा। या फिर सब्सिडी लोन इंटरेस्ट की बात की गई डिजिटल के लिए, या फिर डिजिटल फीड करेंसी इंश्योरेंस की बात की गई कि जो डिजिटल करेंसी है उसका इशुएंस कराया जाए, जो भी अमाउंट वगैरह आएगा वो डिजिटल करेंसी के थ्रू ही आएगा। यहाँ पर नेहा जी कह रही है डी, अच्छेलाल जी कह रहे हैं बी, अभिषेक जी कह रहे हैं डी ना। तो देखिए जब कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है या डिजिटल डिपॉजिट कर रहा है तो उसमें रिस्क हो सकता है। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एक बफर होना चाहिए। अगर उसके पास एक बफर है तो वो डिजिटल डिपॉजिट करा सकता है। जैसे बैंक होता है तो बैंक भी क्या करता है, अपने डिपॉजिट का कुछ ना कुछ परसेंटेज सीआरआर के फॉर्म में कहाँ रखता है, आरबीआई के पास रखता है। सिक्योरिटी के फॉर्म में, एसएलआर के फॉर्म में भी रखता है, ठीक है ना। जैसे 3% सीआरआर के फॉर्म में रखेगा, 18% एसएलआर के फॉर्म में रखेगा, है ना। तो ये एक तरीके से क्या होता है, कुशन होता है। तो ये कुशन बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन को लॉक करके देखते हैं कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उस डिजिटल ट्रांजेक्शन में थर्ड पार्टी जो हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनके पास एक बफर नॉर्म्स होना चाहिए, वो अपने स्ट्रिक्टर करेंगे, अपने लिक्विडिटी बफर फॉर्म पे स्ट्रिक्ट रहेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करके देखते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसबीआई चक्रा इनिशिएटिव? तो एसबीआई का एक चक्रा इनिशिएटिव है। इस चक्रा इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनपीए को रिड्यूस करना। सेकंड है टू फाइनेंस द सनराइज सेक्टर
लाइक ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी, सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की, कि सौर ऊर्जा और हमारे ऐसे फाइनेंसेस जिसमें हम कार्बन के एमिशन को रोक पाए, कम कर पाए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है टू लॉन्च अ न्यू म्यूचुअल फंड। और चौथा ऑप्शन कह रहा है फार्मर को सब्सिडी देना। यहाँ पर कीर्ति जी ने डबल बार लगा दिया कि सर ये बी बिल्कुल कंफर्म लग रहा है। सनराइज सेक्टर के लिए हमारा एसबीआई चक्रा जो है वो इनिशिएटिव किया गया। संजय जी भी इससे एग्री कर रहे हैं, अभिषेक जी भी एग्री कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन को आप लोगों की राय से लॉक करते हैं। और ये बिल्कुल सही जवाब है। जो एसबीआई चक्रा का इनिशिएटिव है, ये हमारे सनराइज सेक्टर और ग्रीन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात की गई। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई 1 लाख करोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज। तो अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज में जो हमारा आरबीआई है वो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, खरीद और फरोख्त कर रहा है। साथियों, खरीद और फरोख्त कर रहा है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? टू फंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू स्टेबलाइज लिक्विडिटी एंड बॉन्ड यील्ड। थर्ड ऑप्शन है टू इंक्रीज द बैंक लेंडिंग रेट। और चौथा ऑप्शन है टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन ओनली 6.2%। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं, उससे क्या हो रहा है, उसका पर्पस क्या है? कि ये हमारी लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, है ना। काफी देश विदेशों में देखिए युद्ध चल रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है फॉरेन में। तो ये अपनी लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है, या इंक्रीज लैंडिंग रेट के लिए किया जा रहा है कि लैंडिंग रेट को हम बढ़ा दें, या फिर रिड्यूस कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। क्या ऑप्शन सही होगा? साथियों, अपने ऑप्शन को यहाँ पर संजय जी ने बोला है बी, कि सर जो ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज कर रहे हैं उसमें लिक्विडिटी को स्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए गोल्ड का खरीद और फरोख्त हो रही है। इसमें काफी गोल्ड को बेचा गया है, काफी गोल्ड को परचेज भी किया गया है, इन्वेस्ट भी किया गया है, ताकि हमारे डॉलर की डिपेंडेंसी को कम किया जाए और मार्केट में जो हमारा फॉरेन मार्केट है उसमें हमारी जो लिक्विडिटी है वो स्टेबल हो पाए और हमारे बॉन्ड यील्ड जो है वो स्टेबलाइज रह पाए। सौरभ जी भी बी से एग्री कर रहे हैं, अभिषेक जी भी बी से एग्री कर रहे हैं। तो बी को लॉक करके देखते हैं। साथियों, ये है हमारा टू इंक्रीज द बैंक लेंडिंग रेट। 1 लाख सर, इसका जो है ना ऑप्शन साथियों, एक बार देख लीजिएगा, ये बी सही होना चाहिए। तो अभी आप लोग इसको बी को लॉक करके रखेंगे कि जी अपने स्टेबलाइज करना चाह रही है लिक्विडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, व्हेन डिड आरबीआई अनाउंस द ड्राफ्ट डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क। जो अभी आरबीआई ने हाल ही में डिजास्टर रिलीफ एक फ्रेमवर्क बनाया, तो वो कब से बनाया है? 1 जनवरी 2026 से, 27 जनवरी 2026 से, 15 जनवरी 2026 से, या 31 दिसंबर 2025 से? यहाँ पर बिजन जी कह रहे हैं ए, कि कोई भी नई शुरुआत होती है 1 जनवरी से, मान लीजिए बिजन जी ये बोल रहे हैं। बाकी हमारे साथी भी एक के लिए बोल रहे हैं, सभी एक के लिए बोल रहे हैं। एक को लॉक करके देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, ये है या नहीं। इसका सही जवाब है 27 जनवरी 2026। 26 जनवरी के बाद ये अनाउंस किया गया और 27 जनवरी से ये फ्रेमवर्क हमारा तैयार किया गया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें डिजास्टर रिलीफ का एक फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है। और वो डिजास्टर रिलीफ में क्या है ये बताइए? फ्लूड और लैंडस्लाइड को जोड़ा गया है, या साइबर अटैक को जोड़ा गया, या मार्केट वोलाटिलिटी को जोड़ा गया, या फिर इन्फ्लेशन को जोड़ा गया? यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा साथियों? यहाँ पर हमारे साथी बता रहे हैं सी, मार्केट वोलाटिलिटी। आप डिजास्टर का मतलब समझिए, आपदा को बोलते हैं हम डिजास्टर। जब कोई अचानक से आपदा आ जाती है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई ना, उसको हम डिजास्टर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए?
यहाँ पर बिजन जी, अभिषेक जी ए के लिए कह रहे हैं कि सर ये फ्लड और लैंडस्लाइड के लिए बात कर रहे हैं। ए को लॉक करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग के सामने है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई निर्यात प्रोत्साहन? जो निर्यात प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बात हो रही है आयात निर्यात की। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि मेन ऑब्जेक्टिव निर्यात प्रोत्साहन का क्या है। यानी आप निर्यात करते हैं तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक प्रोत्साहन राशि देगा। अब ये प्रोत्साहन राशि किस रूप में होगी, ये होगी आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करने के लिए। अगर आपने कुछ निर्यात किया है, बैंक से लोन वगैरह ले रखा है, तो उस लोन में किफायती रियायत दर दी जाएगी आपको, और किफायती ब्याज दर आपको लगेगा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड द अफोर्डेबल रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एमएसएमई। सेकंड है प्रमोट द ग्रीन बैंकिंग। और थर्ड ऑप्शन है फंड रिन्यूएबल एनर्जी। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टू रिड्यूस द टैक्सेस ऑन एमएसएमई। यहाँ पर अभिषेक जी, अच्छेलाल जी, कीर्ति जी, अमित जी, ज्योति जी सभी कह रहे हैं कि सर जब हम निर्यात प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये कंफर्म हमारा ए पॉइंट होना चाहिए। ए को लॉक करते हैं और आप सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट है ना, ये हमारा बैंक आरबीआई जो है और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये चाहता है कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो। और इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि उस तरीके का एक्सपोर्ट हो जो कि कम राशि का वहन कराना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है कि छोटे छोटे जो उद्यमी है वो फॉरेन में निर्यात कर सक से स्कीमें बनाई गई हैं। इनको प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट लोन जो है ना वो भी प्रोवाइड करते हैं। समय सीमा के लिए भी इनको रिबेट दी जाती है और इनको सब्सिडी भी मिलती है। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है। टू पार्टनर विथ हाइपर वर्ग टू लॉन्च एआई पावर्ड वीडियो केवाईसी। जो वीडियो केवाईसी के लिए जो हमारा एआई पावर्ड वीडियो केवाईसी है, इसने हाइपर वर्क के साथ किसने पार्टनरशिप की है? एसबीआई ने की है, फेडरल बैंक ने की है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की है, एक्सिस बैंक ने की है। यहाँ पर हमारे साथी बोल रहे हैं, सौरभ जी कह रहे हैं ए, समरेंद्र जी कह रहे हैं सी, ज्योति जी कह रहे हैं ए के लिए बोल रहे हैं, एसबीआई के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वीडियो केवाईसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हाइपर वर्क के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप की है? ठीक है, एआई पावर्ड वीडियो केवाईसी हाइपर वर्क के साथ किस बैंक ने पार्टनरशिप की है? एसबीआई ने, फेडरल बैंक ने, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, या फिर एक्सिस बैंक ने। यहाँ पर हमारे अच्छे लाल जी कह रहे हैं डी, एक्सिस बैंक ने। चलिए आप लोग, ये जो पार्टनरशिप हुई है ना, इसमें क्या किया गया कि देखो, जो हमारे स्टेट बैंक है इनके पास पहले से ही क्या है, बहुत सारी इनके पास प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू ये करते हैं। फेडरल बैंक भी एक बहुत इंटरनेशनल बैंक वो है हमारा, बड़ा बैंक है। काफी फॉरेन रेमिटेंस भी काफी करता है। एक्सिस बैंक भी हमारा प्रतिष्ठित बैंक है। सूर्योदय जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये अभी उदय हो रहा है, अभी ग्रो अप कर रहा है, बढ़ रहा है आगे। तो इसने जो है ना हाइपर वर्क के साथ अभी एआई पावर्ड वीडियो केवाईसी के लिए पार्टनरशिप की हुई है। तो इसका सही ऑप्शन सी है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। व्हाट अप्रूवल डिड आरबीआई ग्रांट टू पायोनियर इंडिया? तो पायोनियर इंडिया के साथ, अभी पायोनियर इंडिया के साथ आरबीआई ने क्या किया है, एक ग्रांट दिया हुआ है, ग्रांट को अप्रूव किया है। वो हमारा एनबीएफसी लाइसेंस के लिए है, ये हमारा पीएसीबी के लिए है, यानी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। अब ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या है कि एक आदमी का जो खाता होगा वो, अगर मान लीजिए कई बैंकों में है, तो एक पर्टिकुलर पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू वो सारे के सारे खाते एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखने लगेंगे। ये हमारा है पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर में जाने के लिए कस्टमर से हमें कंसेंट लेना होती है। अब ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है ये क्रॉस बॉर्डर पे भी हो गया है, यानी फॉरेन में भी अगर आपके कोई अकाउंट वगैरह है तो उसको भी आप
एक ही प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। इसके लिए बना हमारा पीएसीबी। तो आरबीआई ने अभी पायोनियर इंडिया के साथ किसको अप्रूवल दिया है? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर को, या बैंक के लाइसेंस को, या बैंक का लाइसेंस। जो हमारा फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी हैं, अगर वो बैंक बनना चाह रही हैं तो उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो क्या करेंगे? प्रवाह पोर्टल पर डालेंगे। वहां से आरबीआईसी की जो भी अप्रूवल अथॉरिटी है, वहां पर सारे पेपर्स, सारे नॉर्म्स सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद अप्रूवल अथॉरिटी अप्रूव करेगा उसको कि वो बैंक की तरह कंसीडर किया जाए या नहीं। फिर सेकंड है हमारा मर्चेंट लाइसेंस। मर्चेंट लाइसेंस एक तरीके से ट्रेड फाइनेंस के लिए काम करता है। ये जो ट्रेड फाइनेंस होता है कि जब इंडिया की कोई एंटिटी फॉरेन में जाकर के फॉरेन डॉलर में कोई लोन वगैरह ले लेता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ट्रेड फाइनेंसिंग कहलाता है। तो ट्रेड फाइनेंसिंग के लाइसेंस को मर्चेंट लाइसेंस कह रहे हैं। एनबीएफसी के लाइसेंस आप सभी लोग समझते ही हैं। तो उसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे साथी? बिल्कुल, हमारे तरुण जी कह रहे हैं कि सर इसको कंफर्म कर दो आप। बिल्कुल, हमारा पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई ने जो है वो अभी हरी झंडी दिखा दी है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर को। यानी कि जो फॉरेन के रिमिटेंस है उसमें भी पेमेंट एग्रीगेटर का उपयोग किया जाना अब संभव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं, बी को लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने। जो हमारा पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस है, उसमें किसको अलाउ किया गया है? व्हाट डज अ पीएसीबी लाइसेंस अलाउ एंटिटी टू डू? यानी जिस एंटिटी के पास पीएसीबी लाइसेंस होगा वो निम्न में से कौन सा काम कर लेगा? वो क्रेडिट कार्ड दे देगा, वो क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेमेंट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को दे देगा, वो सेविंग अकाउंट खोल देगा, या फिर वो डोमेस्टिक पेमेंट कर पाएगा। इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है, सभी साथी इसका जवाब दे देंगे। सौरभ जी, संजय जी, कीर्ति जी, सभी तीनों जन बोल रहे हैं ए। अच्छलाल जी भी कह रहे हैं ए कि सर जब हम पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन पेमेंट फॉर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। नेहा कुमारी जी भी ए के लिए बोल रहे हैं, ए को लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 14। हु एल्स रिसीव्ड पीएसीबी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में निम्न में से किसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिल गया? किसको मिल गया लाइसेंस? फेडरल बैंक को मिल गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिल गया, स्काईडो को मिल गया, या फिर जेट को मिल गया? अभी निम्न में से किसको लाइसेंस मिला हुआ है पीएसीबी का? फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्काईडो, या फिर जेट? यहाँ पे नेहा कुमारी कह रही है ए, अच्छलाल जी कह रहे हैं ए। फेडरल बैंक के बारे में आप लोग जानते हैं, आईडीएफसी के बारे में जानते हैं, स्काईडो और जेट। जेट एक कंपनी है जो कि क्रेडिट कार्ड को बनाती है। स्काईडो जो है वो भी हमारी फॉरेन रेमिटेंस के लिए काम में आती है। आप लोग अपना अनुमान भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सही पता हो तभी बताएंगे। आप लोग जो अनुमान लगा सकते हैं वो भी लगा सकते हैं। अमित जी इसमें डी के लिए बोल रहे हैं, कीर्ति जी बी के लिए बोल रहे हैं, और हमारे साथी बी के लिए भी बोला जा रहा है, बी पर मेजोरिटी जा रही है यहाँ पर। ठीक है साथियों, आप लोग बी के लिए बोल रहे हैं, देखते हैं ये सही है या नहीं। तो ये तो सही नहीं है, स्काईडो है। जो स्काईडो है ना, इसको अभी पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला हुआ है जनवरी 2026 में। अब जो स्काईडो होगा, ये स्काईडो हमारे क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की, वो करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझो, जब कोई पेमेंट वगैरह नहीं करते तो वो एक कहता है सिक्योर साइट पे ले जाने के लिए ना, वो एक ले करके जाता है, रेजर पे करके आता है। उस तरीके की कंपनी है जी स्काई। ठीक है, जैसे हम किसी की पेमेंट करते हैं ना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब हम पेमेंट करते हैं तो वो कहता है ना सिक्योर साइट पर जा रहे हैं, और बीच में से एक एरो बन के आने लगता है, उसके पीछे लिख करके आता है डायरेक्टली टू रेजरो पे, है ना, सेफ सेफ बैंकिंग, इस तरीके से लिख करके आता है।
तो ये उसी तरीके की कंपनी है स्काइडो, जो कि क्या करती है, हमारे क्रॉस बॉर्डर का जो पेमेंट एग्रीगेटर है उसमें ये हमारा स्काइडो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु रिसीव टीपीएपी अप्रूवल फ्रॉम एनपीसीआई टू ऑफर यूपीआई वाया रुपए क्रेडिट कार्ड। जो अब रुपए क्रेडिट कार्ड है ना, उस रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकता है साथियों। ठीक है, इसको लिंक किया जा सकता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, टीपीएपी। तो ये जो है किसने रिसीव किया है, फेडरल बैंक ने, जेट ने किया है, पायोनियर इंडिया ने किया है, या फिर एक्सिस बैंक ने किया है। हमारे साथी यहाँ पर जवाब दिए हैं, अमित जी कह रहे हैं बी। अभी तक अमित जी का जवाब आया है, इन्होंने जेट के बारे में बात की है कि जो जेट है ये हमारा क्रेडिट कार्ड को इशू कराने के लिए काम में आता है। और जो हमारा टीपीएपी है ना, ये क्या है, ये थर्ड पार्टी हमारा ऐप प्रोवाइडर होते हैं। टी माने हमारा थर्ड पार्टी, टी टीपीएपी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर। और ये क्या करता है, हम किसी को नहीं ऑनलाइन या डिजिटल कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो थर्ड पार्टी पेमेंट के लिए हम अप्रूवल वगैरह इनको मिल जाता है। ऐप प्रोवाइडर होते हैं थर्ड पार्टी वाले। इसमें क्या किया गया, इसमें ये बताया गया कि जो रुपए का क्रेडिट कार्ड है, इस रुपए के क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। अभी तक क्या करते थे, नॉर्मली डेबिट कार्ड जो होते थे वो हमारे यूपीआई से लिंक होते थे, अब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक कर दिया। अब इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के लिए टीपीएपी का अप्रूवल चाहिए। ये अप्रूवल कहाँ से मिलेगा, एनपीसीआई से। टीपीएपी है क्या, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर। और ये जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारा जेट कर रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब चर्चा की थी, तब हमने बताया था कि जेट एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, ये एफडी बेसिस पर क्रेडिट कार्ड को इशू करती है। अगर बैकएंड में किसी की एफडी बनी हुई है, उस एफडी के बेसिस पर ये क्रेडिट कार्ड को इशू करेगी। तो इसके लिए टीपीएपी का अप्रूवल एनपीसीआई से जेट को मिला होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो आउट हो गया, टीपीएपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, टोटल पेमेंट एक्सेस प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी एसेट प्रोटेक्शन, या फिर टेक्नोलॉजी पेमेंट ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल। टीपीएपी का फुल फॉर्म क्या है साथियों, बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, और ये पेपर में आने की बहुत संभावना है। सौरभ जी यहाँ पर कह रहे हैं एक, भाई ये तो आंसर ही आउट हो गया, यानी टीपीएपी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर। ए को लॉक करने के लिए सभी साथी कह रहे हैं, ए को लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने, विच इंस्टीट्यूशन रिटायरी बेनिफिट फ्रॉम पेंशन रिवीजन, जो पेंशन का रिवीजन है उससे रिटायरी बेनिफिट इनमें से किस इंस्टीट्यूशन को मिलेगी, एसबीआई को, आईसीआईसीआई को, एक्सिस को, एलआईसी को, या फिर आरबीआई को, या नाबार्ड को। जो पेंशन बेनिफिट है वो किसको दिए जा रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट को मिल रहे हैं। जो अभी कमीशन आ रहा है ना, पेंशन कमीशन, उस पेंशन कमीशन से किसको लाभ मिलेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के आदमियों को मिलेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमियों को मिलेगा। ये जवाब तो बिल्कुल आसान होना चाहिए। हाँ, यहाँ सौरभ जी कह रहे हैं डी, एलआईसी के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिजन जी कह रहे हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमियों को मिलेगा, ये आरबीआई और नाबार्ड होना चाहिए। यहाँ पर बी बोल रहे हैं अच्छे लाल जी, तरुण जी भी बी कह रहे हैं कि सर आरबीआई और नाबार्ड जो है इनको ये बेनिफिट मिलेगा साहब, है ना। बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक तो भी हड़ताल करेंगे, फिर लड़ाई करेंगी, फिर वो मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद फिर मीटिंगें चलेंगी, देन बेनिफिट मिलेंगे हमें। तो बी के लिए सभी साथी कह रहे हैं बी को लॉक करते हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वेज रिवीजन ऑफ पीएस जीआईसी एम्प्लॉय इज इफेक्टिव फ्रॉम, पीएस पीएस माने ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर वाले जो है ना, तो इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जैसे हमारा ओरिएंटल बैंक हो गया, है ना, पब्लिक सेक्टर वाला। और कौन हो गया हमारा जनरल इंश्योरेंस में, बहुत सारे हमारे हैं जो कि
इंडिया वाला भी है एक, इंडिया इंश्योरेंस करके ना, प्रायोरिटी सेक्टर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उनका जो वेज रिवीजन है वो कब से इफेक्टिव होगा? 1 जनवरी 2025 से, या फिर 2022 से, 2026 से, या 2023 से? अरे या तो इन्होंने तारीख लिख दी तरुण जी ने कि सर 2022 से जो है ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी वालों का वेज रिवीजन माना जाएगा। बी के लिए बोल रहे हैं, बी को लॉक करते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फ्रॉम व्हेन विल सेबी न्यू म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस लिंक एक्सपेंस रूल्स टेक प्लेस? जो सेबी ने अभी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस लिंक एक्सपेंस रूल बनाए हैं वो कब से इफेक्टिव है? 1 अप्रैल 2026 से, मार्च 26 से, जून 26 से, या फिर जनवरी 26 से? आप लोग एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए अभी परफॉर्मेंस लिंक एक्सपेंस रूल बनाए हैं, वो कब से इफेक्टिव होंगे? साथियों अपने आंसर को जरूर आप लोग चैट बॉक्स पे टाइप करें। हाँ, यहाँ पर अक्षराल जी कह रहे हैं बी, विजन जी कह रहे हैं बी, तरुण जी भी बी के लिए कह रहे हैं, सौरभ जी भी बी के लिए कह रहे हैं। बी को लॉक करके देखते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों, आप सभी सही है। जब आप लोग बिल्कुल सही है, आप लोग आंसर जरूर दिया करें, तुरंत आंसर दिया कीजिए। बी को लॉक किया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एसबीआई के जो न्यू रूल्स हैं वो किस पर फोकस है? सेबी के जो न्यू रूल्स हैं वो किस पर फोकस है? मार्केटिंग म्यूचुअल फंड पर, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर, रिड्यूस डिविडेंड पे आउट के लिए, या फिर इंक्रीज ब्रोकरेज फी के लिए? कौन सा सही होगा? सेबी है, मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में तो बताता है भाई, इतना तो हमें पता है। लेकिन जो नए रूल्स हैं वो किस पर फोकस कर रहे हैं? क्या म्यूचुअल फंड पर फोकस कर रहे हैं? यहाँ पर नेहा कुमारी जी कह रहे हैं कि सर ये बी होना चाहिए। कीर्ति जी कह रही हैं कि बी होना चाहिए, कि सर जो सेबी है वो फोकस कर रही है ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर का जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। इसलिए सेबी जो है ना विज्ञापन देती रहती है ना, कि जानकार बनिए, सतर्क बनिए, है ना। और जो म्यूचुअल फंड है वो सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, इन्वेस्ट वाइजली, इस तरीके से वो एक प्रिकॉशन भी देती रहती है, सारी जानकारियां देती हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है डिविडेंड पे आउट को रिड्यूस करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन कहता है ब्रोकरेज फीस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ब्रोकरेज फीस को बढ़ा दिया जाए, इसके लिए न्यू रूल्स है। यहाँ पर हमारा जवाब जो है, यहाँ पे कीर्ति जी, नेहा जी, संजय जी बी के लिए बोल रहे हैं, बी को लॉक करते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 21 क्वेश्चन है। आरबीआई मैंडेट बैंक टू एस्केलेट पार्सली रिजॉल्व कंप्लेंट। आरबीआई ने ये बोला कि बैंक जो होंगे वो अपनी पार्सली रिजॉल्व कंप्लेंट को किसके पास एस्केलेट करेंगे? ठीक है, तो किसके पास एस्केलेट करेंगे? यहाँ पर हमारे साथी बोल रहे हैं कि साहब ये जाना चाहिए इंटरनल एम्बोर्समेंट। ठीक है, हमारे ऑप्शन है सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंटरनल ओम्बड्समेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अच्छे लाल जी कह रहे हैं इंटरनल ओम्बड्समेंट, तरुण जी भी सी के लिए बोल रहे हैं इंटरनल ओम्बड्समैन। कि किसी भी तरीके की अगर कंप्लेन आ रही है तो सबसे पहले ब्रांच लेवल पर हमें उसे खत्म करना होगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसकी सारी जानकारी हम ऊपर फॉरवर्ड करेंगे अपने आरएम ऑफिस में। आरएम ऑफिस वाले जो होंगे वो उसकी चेक करेंगे, और चेक करने के बाद 20 से 21 दिन अपने पास पूरा चेक करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, और उसके बाद वो कहाँ भेजेंगे? ऊपर भेजेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जो भी पार्सली रिजॉल्व कंप्लेन है उसको सबसे पहले इंटरनल ओम्बड्समैन में भेजा जाए। सी ऑप्शन को लॉक करते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने, टाइम लिमिट फॉर कम्युनिकेटिंग फाइनल डिसीजन ऑफ कस्टमर। टाइम लिमिट फॉर कम्युनिकेटिंग फाइनल डिसीजन टू कस्टमर 15 दिन है, 30 दिन है, 45 दिन है, या 60 दिन है? यानी कस्टमर ने एक कंप्लेन कर दी तो उसको कितने समय में फाइनल डिसीजन कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए, उसको बता देना चाहिए। यहाँ पर अच्छेलाल जी कह रहे हैं कि सर ये होगा 15 दिन। विजन जी कह रहे हैं कि आरबीआई ने इसको 30 दिन का रखा हुआ है, कि 30 दिन में कस्टमर की कंप्लेन खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही बैंकिंग ओम्बड्समेंट में जाएगी, उससे पहले जाएगी भी नहीं। संजय जी कह रहे हैं 45 दिन।
अभिषेक जी कह रहे हैं 15 दिन। ये ब्रांच लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आरबीआई की बात कर रहे हैं साथी, है ना। हमारे बैंक ने क्या किया, आरबीआई ने इसे कोई एक टाइमलाइन दी थी। अब हमारा जो बैंक होता है उस टाइमलाइन को मीट करने के लिए उससे पहले की डेट देता है हमें, कि कस्टमर की कंप्लेन तो हमें उसी दिन खत्म करनी है। नहीं हो पाए तो T+1 डे में करनी है, नहीं हो पाए तो मैक्सिमम 15 दिन में करनी है। लेकिन हमारा आरबीआई क्या कह रहा है कि कितने समय में आपको कंप्लेन करना है, उसका फाइनल डिसीजन कस्टमर को दे देना है। यहाँ पर अभिषेक जी कह रहे हैं सर 30 दिन, 30 दिन होना चाहिए, 30 दिन को लॉक करते हैं। और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। व्हाट डिड आरबीआई, एक तो ये हमारी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर ना जहाँ क्वेश्चन लिखा होता है उसी पर एक सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो सेटिंग करके आने लग रहा है, हाइड कर देता है ये चीजों को। व्हाट डिड आरबीआई पर्पस चेंज और इन जनवरी 2026, लोन टू डिपॉजिट रेशियो, नेट ओपन पोजीशन, सीआरएआर या फिर एनपीए। तो अभी आरबीआई ने किस प्रकार के चेंजेस को प्रपोज किया है जनवरी 2026 में। लोन टू डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी रेशियो की बात कर रहे हैं। तो सीडी रेशियो कितना होना चाहिए हमारा, देखो सीडी रेशियो होता है हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। जितना आपके पास क्रेडिट है उसमें भाग कर दीजिए जितना आपके पास डिपॉजिट है, तो आपका सीडी रेशियो आ जाए। अगर आपका सीडी रेशियो 70% आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो बैंक है वो बहुत बढ़िया चल रही है, ये एक हेल्दी में है ना। 70, 75, 70 to 80 अगर इतना है तो ये हेल्दी है। जो बाकी का 20% बचा, ये 20% जो होगा बैंक हमारा ये सीआरआर के फॉर्म में रखेगा। जो डिपॉजिट बच गया हमारे पास 20%, उस 20% में से क्या करेगा, वो सीआरआर के फॉर्म में रखेगा, एसएलआर के फॉर्म में रखेगा और हमारा इन्वेस्टमेंट भी करेगा। नेट ओपन पोजीशन जो होती है ये होती है इस तरीके की कि हमने एक पर्टिकुलर दिन में कितना गोल्ड खरीद लिया और कितना हमने बेच दिया, ठीक है। तो जो हमारा नेट ओपन पोजीशन है वो निकल के आ जाए कि शुरुआत में कितना था, लास्ट में कितना है। पहले ये क्या होता था कि इसकी रिपोर्टिंग जो थी ना वो लेट जाती थी। अभी आरबीआई ने इसके अंदर कुछ चेंजेस करके इसको कहा कि भाई डे एंड पोजीशन पर समय समय पर हमें अपने नेट ओपन पोजीशन को देखते रहना है, जिससे नुकसान ना हो पाए। ऐसा ना हो कि हम ओवर बॉट पोजीशन पर, ऐसा ना हो कि हम ओवर सोल्ड पोजीशन पर। ये ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जो है ये हमारे फॉरेन जब उसकी क्लासेस लगेंगी ना, तब उसमें हम देखेंगे क्या होता है कि आरबीआई ने अपने पास जैसे डॉलर रख लिया, ठीक है, या गोल्ड अपने पास जमा करके रखा हुआ है, बहुत सारा रखा हुआ है। अब अगर मान लो उसके रेट ऊपर बढ़ जाएंगे तब तो आरबीआई को फायदा होगा, लेकिन अगर उसके रेट डाउन हो गए तो आरबीआई को नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि ये नेट ओपन पोजीशन की एक लिमिट जो होगी ना उसके थ्रेशोल्ड को फिक्स कर देगा, है ना। और इसकी जो पहले पोजीशन होगी वो डे एंड प्रोसेस पर ही चेक कर ली जाएगी। ये कब निकाली जाएगी कि दिन भर में हमारे पास ओपन में कितना हमारे पास फॉरेन करेंसी थी, फॉरेन रेमिटेंस था, और डे एंड के टाइम पे हमारा कितना है, उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट ओपन पोजीशन आ जाएगी। तो आरबीआई ने इसमें चेंजेस किए हैं, या फिर सीआरएआर में चेंजेस किए हैं। जो हमारा रिस्क एसिड है उसके ऊपर उन्होंने चेंजेस किए हैं, जो सीआरएआर होता है। अगर ईसीजीसी वाला कोई बैंक है तो फिर 0% पर हमारा सीआरएआर है ना। और अगर मान लो हमारा स्टाफ है तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग करके निकाला हुआ है। पर्सनल लोन है तो उस पर हमारा अलग है, क्रेडिट कार्ड है उस पर हमारा अलग है, 125% पर्सनल लोन पर, 150% क्रेडिट कार्ड के ऊपर, है ना। इस तरीके से अलग अलग इन्होंने रिस्क वेटेड एसेट दे रखी है ना। तो उससे हमारा सीआरएआर निकलता है। एनपी हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, किसमें चेंजेस किए हुए हैं। तरुण जी कह रहे हैं कि सर नेट ओपन पोजीशन, संजय जी कह रहे हैं नेट ओपन पोजीशन, अभिषेक जी कह रहे हैं नेट ओपन पोजीशन, बी को लॉक करते हैं। और आप सभी बिल्कुल सही हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो नेट ओपन पोजीशन में हुए हैं। पहले इसको हम लोग फोर्टनाइटली देख रहे थे, नेट ओपन पोजीशन को फ्राइडे फ्राइडे करते थे, है ना। फ्राइडे में कम कैश रखना है, ऐसा करना है। अब ये जो है ना इन्होंने डे एंड प्रोसेस पर कर दिया। अब एवरेज बेसिस पर देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, एवरेज बेसिस पर देख रहे हैं। उसकी गणना कब की जाती है, डे एंड प्रोसेस पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरबीआई टू एनओपी चेंज। जो हमारा नेट ओन प्रोसेस है इसमें जो चेंजेस है उसका पर्पस क्या है,
ठीक है, ये ऐसा क्यों किया इन लोगों ने कि भाई फोर्ट नाइटली से हटाकर इन्होंने एवरेज बेसिस पर कर दिया, इससे क्या फायदा होगा? बेटर फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल अलाइनमेंट, रिड्यूस डोमेस्टिक क्रेडिट, थर्ड है ऑप्शन हमारा प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट, या फोर्थ है हमारा इंक्रीज डिविडेंड पे आउट। हमारे साथी क्या ऑप्शन लगा रहे हैं? हमारे साथी ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर कि सर ये ए होना चाहिए। राजन जी भी, विजन जी भी ए को कह रहे हैं, अभिषेक जी हमारे ए को कह रहे हैं, राकेश जी भी ए को कह रहे हैं, अभिषेक जी ए को कह रहे हैं, तो ए को लॉक करते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो बेटर फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट हम कर पाए, जो हमारी फॉरेक्स की जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोलर पावर एटीएम वैन? तो भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन जो है वो किन्होंने लॉन्च की? टीजीबी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, या फिर केवीबी यानी करूर वैश्य बैंक? यहाँ पर हमारे सौरभ जी कह रहे हैं ए, टीपी टीजीबी, समरेंद्र जी भी ए के लिए बोल रहे हैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के लिए संजय जी भी कह रहे हैं, तरुण जी भी कह रहे हैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। सर बिल्कुल आंख बंद करके लगा दो, इंडिया की पहली सोलर पावर एटीएम वैन जो थी वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लगाई थी, और उसका नाम भी इन्होंने टीजीबी रख दिया था। ए को लॉक करते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो सोलर पावर एटीएम वैन है उसका नाम क्या है? टीजीबी ऑन व्हील, एटीएम ऑन व्हील, ग्रीन बैंक वैन, या फिर सोलर एटीएम एक्सप्रेस? यहाँ पर हमारे विजन जी कह रहे हैं कि सर ये हमारा टीजीबी ऑन व्हील है। संजय जी भी बोल रहे हैं कि सर ये ए है। राकेश जी भी ए के लिए बोल रहे हैं। जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सबसे पहला जो है वो हमारा सोलर एटीएम बनाया, उसकी सोलर सोलर एटीएम वैन बनाई, उसका नाम इन्होंने रखा टीजीबी ऑन व्हील। और ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है, विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज डिसकंटिन्यूड अंडर फेमा गारंटी रेगुलेशन 2026 न्यू रेगुलेशन? निम्न में से किसकी विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज डिसकंटिन्यूड? तो इनमें से कौन सा जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया? ऑल गारंटी, या फिर क्वार्टरली ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग, या फिर डेली फॉरेक्स रिपोर्टिंग, या फिर एनुअल आरबीआई रिटर्न्स? जो फेमा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस किससे रिलेटेड है? कि सभी गारंटी जो है उससे रिलेटेड है, या फिर ये कहा गया कि भाई क्वार्टरली ट्रेड रिपोर्टिंग जो होती थी इसमें चेंजेस कर दिया जाए, ये क्वार्टरली ना होकर किसी और समय में किया जाए, या फिर डेली फॉरेक्स रिपोर्टिंग, जो डेली फॉरेक्स रिपोर्टिंग होती थी उसमें चेंजेस किया जाए, या फिर एनुअल आरबीआई रिटर्न, जो आरबीआई के पास एनुअल रिटर्न जाते हैं उसमें चेंजेस किया जाए। यहाँ पे हमारे साथी बता रहे हैं सी। सी, यहाँ पर ब्रजेश जी बोल रहे हैं कि सर क्वार्टरली ट्रेड रिपोर्टिंग जो थी ना इसको चेंज करके इन्होंने एवरेज बेसिस कर दिया होगा। अक्षय लाल जी कह रहे हैं सी। अरे भाई डेली फॉरेस्ट रिपोर्टिंग हो रही है, इसको चेंज क्यों करेंगे? तो बढ़िया चीज है ना, इसको चेंज क्यों करेंगे? ऑल गारंटीज, ये तो गारंटी वगैरह है। लेकिन अभी हाल ही में जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या किए गए हैं? रिपोर्टिंग के ऊपर चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये थोड़ा सही लग रहा है। राजेश राजेश जी के साथ जाकर के देखते हैं, बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर राजेश जी बिल्कुल सही हैं। क्वार्टरली ट्रेड क्रेडिट रिपोर्टिंग इसके अंदर अभी चेंजेस हुए, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और अब यहाँ पर जो है वो एवरेज क्रेडिट रिपोर्टिंग की जाने लगी है। 28 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आरबीआई प्रपोज कैप ऑन बैंक डिविडेंड पे आउट। आरबीआई ने एक कैप लगा दी है बैंक के डिविडेंड के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर कोई बैंक अगर डिविडेंड देना चाहता है तो वो अपने कैपिटल का 50% दे, या 60% दे सकता है, या मैक्सिमम 75% दे सकता है, या 80% दे सकता है। तो निम्न में से जो बैंक है वो कितना अधिकतम डिविडेंड पे आउट दे सकते हैं? 50, 60, 75 या 80? एक अंदाजा लगा दीजिए। अगर नहीं पता है तो राजेश जी कह रहे हैं 75, अच्छे लाल जी कह रहे हैं, तरुण जी भी कह रहे हैं 75, 75 पर यहाँ पर 3 वोट आ गए हैं। सौरभ जी कह रहे हैं 50%,
75% को लॉक करके देखते हैं क्या ये सही है। अभिषेक जी कह रहे हैं 80। यहाँ पर 75% पर कैप लगी हुई है कि जो बैंक का कैपिटल है वो अपने कैपिटल का 75% तक जो है ना वो डिविडेंड दे सकता है, इस पर कैप लगी। सेबी प्रपोज्ड अ लैग ऑन मार्केट प्राइस डेटा फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन ऑफ। यहाँ पर जो सेबी है तो वो सेबी ने एक लैग ऑन मार्केट को इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए यहाँ पर पोस्ट किया है। तो वो कितना है, वो कितना है? 15 दिन, 30 दिन, या 45 दिन, या फिर 60 दिन? क्या होना चाहिए इसके लिए, है ना? देखो ये सेबी जो है ना वो स्टॉक मार्केट डेटा में ना उसमें अगर पब्लिश कर रहा है और पब्लिश करने में अगर कोई लैग आ, कोई देरी हो गई, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? कुछ पेनल्टी लग जाएगी। तो सेबी जो है ना वो स्टॉक मार्केट डेटा के पब्लिश में देरी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसमें इसने क्या किया, दो तरीके के नियम बनाए, एक अपर और एक लोअर बनाया गया। तो अपर में इन्होंने कह दिया कि भाई एजुकेशन के लिए, और जो डाउन वाला था उसके लिए उन्होंने कह दिया जो पुराना डेटा जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलने दो। तो इसमें जो टाइम दिया गया वो कितना टाइम हो सकता है? मैक्सिमम 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है एजुकेशन के लिए। यहाँ पर हमारे तरुण जी कह रहे हैं बी, संजय जी कह रहे हैं बी, हमारे सभी साथी बी के लिए बोल रहे हैं, बी को लॉक करते हैं। और ये बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों की तैयारी बड़ी शानदार चल रही है, आप लोग का अच्छे आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 2025 रीच। तो ये यूपीआई ट्रांजैक्शन दिसंबर 2025 में कितनी हो गई थी? 18.5 बिलियन, 21.63, 25 बिलियन, या फिर 15 बिलियन? यहाँ पर राजेश जी बी, संजय जी कह रहे हैं बी, हमारे सौरभ जी भी बी के लिए बोल रहे हैं, तो बी की तरफ यहाँ पर मेजोरिटी बन रही है। जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन है ये 21.63 बिलियन की बात कर रहे हैं, बी को लॉक करते हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों। साथियों ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और आपको इससे इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके एग्जाम में। सपने देखें और उनका पीछा करें, क्योंकि सपनों के बिना सफलता अधूरी है। सपने हमेशा देखना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखना चाहिए, है ना? सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। खूब सपने देखिए, जैसा आप सपने देखेंगे वैसे आपके साथ अच्छा अच्छा होता जाएगा। और इस प्रकार के सपने देखें जो आपको सोने ही ना दें। ये हमारे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं जिनको हम सोते हुए देखते हैं, सपने हमारे वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद शर्मिंदर जी, समिंदर जी, धन्यवाद। गुड नाइट साथियों। अच्छे लाल जी गुड नाइट, तरुण जी गुड नाइट, गुड नाइट साथियों।